जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और लगभग अपने अंतिम चरण की ओर भी शुरू होने वाले हैं एग्ज़ाम। तो आप सभी लोग जो है वो ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करके मेहनत करिएगा। बाकी भाई एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, कल इसमें वैकेंसी भी बढ़ गई हैं और ठीक है। पहले वैकेंसी कुछ 11,000 कुछ थी, अब वैकेंसी जो है वो 12,000 प्लस हो गई हैं। तो भैया इस बार आप लोगों के लिए गोल्डन मौका है, जिनकी एज 18 से 25 है जर्नल में, ठीक है, वह सभी लोग इस फॉर्म को भर दें। देखिएगा, जो भी फीमेल कैटेगरी है, लड़कियों के लिए इसमें 0 फीस है, ठीक है। एससी वाले लोगों के लिए भी 0 फीस है, तो कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी सब लोगों के लिए 100 रुपये फ़ीस है, तो 100 रुपये फ़ीस कोई बहुत बड़ी नहीं है, आप लोग आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भैया अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आ रही है, तो जितने लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो सभी से निवेदन है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, सभी लोग शेयर करिएगा। अखिलेश, ठीक है, सभी लोग अपनी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर बताइएगा, क्लास को शुरू किया जाए। अगर आप सभी लोग तैयार हैं, देखिएगा आज 23 जनवरी है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जन्मदिन, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इस पराक्रम दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वियर द्वीप किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस या नॉर्वे? बताइएगा कि वियर द्वीप जो है वह किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड में है, दक्षिण अफ्रीका में है, नॉर्वे में है या रूस में है? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे के अंदर जो है वह बियर द्वीप स्थित है, ठीक है। चलिए, न्यूजीलैंड के अंदर कौन सा द्वीप स्थित है? तो स्टीवर्ट द्वीप स्थित है। कौन सा है? स्टीवर्ट द्वीप स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है? तो प्रिंस एडवर्ड द्वीप है। मतलब अधिकार किसका है? तो दक्षिण अफ्रीका का, प्रिंस एडवर्ड द्वीप, ठीक है। और रूस में कौन सा है? तो कुरिल द्वीप है। याद रखिएगा, कौन सा द्वीप है? तो कुरिल द्वीप है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग चारों की राजधानी बता दीजिएगा ज़रा। दक्षिण अफ्रीका की मत बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। तो दक्षिण अफ्रीका एक तो प्रिटोरिया है, कैपटाउन है, ठीक है, वो छोड़ दीजिएगा। न्यूजीलैंड की, रूस की और नॉर्वे की। तो भैया न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। और वेलिंगटन राजधानी, आपसे प्रश्न बनेगा कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? तो न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है, ठीक है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु की उपाधि किसे प्रदान की गई? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद? बताइएगा। अजात शत्रु की उपाधि जो है वह किसे प्रदान की गई थी? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा, अजात शत्रु जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था। और इनको यह उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। किसके द्वारा इनको अजात शत्रु बोला गया? तो महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देश रत्न भी कहा जाता था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्या कहा जाता था? राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता की उपाधि इनको किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? तो
सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था? बताइएगा, क्योंकि इनकी एक उपाधि क्या थी? नेताजी। तो नेताजी किसके द्वारा कहा गया था? और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देश नायक। तो देश नायक की उपाधि इनको किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेताजी की उपाधि इनको दी थी हिटलर के द्वारा। एडोल्फ हिटलर जो था उसने सुभाष चंद्र बोस को क्या बोला था? तो नेताजी कहा था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो खेतड़ी के राजा थे, महाराजा खेतड़ी के राजा। ठीक है, महाराजा खेतड़ी के राजा ने इनको विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर हम लोगों का क्या होना चाहिए? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप लोगों में से कोई बताइए कि कायदे आजम किसको कहा जाता था? ठीक है, बताइएगा, कायदे आजम किसको कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। और कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दोयांग परियोजना किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, मिजोरम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा, दोयांग परियोजना जो है, पहली बात तो किस नदी पर है? तो दोयांग नदी पर है। किस पर है? दोयांग नदी पर है। और कहाँ पर है? तो नागालैंड में है। कहाँ पर है भैया? नागालैंड के अंदर है। ठीक है। मिजोरम में कौन सी है? तो धालेश्वरी परियोजना है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धालेश्वरी परियोजना कहाँ पर है? तो मिजोरम के अंदर है। और किस नदी पर है? तो धालेश्वरी नदी पर है। ठीक है। उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है बाली मेला परियोजना। कौन सी परियोजना है? तो बाली मेला परियोजना। देखिएगा, हीराकुंड परियोजना भी कहाँ पर है? तो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। और उड़ीसा में बाली मेला परियोजना जो है वह किस नदी के ऊपर है? तो सिलेरू नदी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर है? सिलेरू नदी के ऊपर। और आंध्र प्रदेश में कौन सी है? तो मचकुंड परियोजना है, मचकुंड नदी पर। ठीक है, मचकुंड परियोजना है। अब आप लोग जल्दी से चारों राज्यों की राजधानी बता दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चारों राज्यों की राजधानी एक बार बता दीजिएगा आप लोग। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइएगा। कोहिमा। मिजोरम की मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। उड़ीसा की भुवनेश्वर। और आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम। ठीक है। और क्या है? अमरावती। 3 राजधानियां हैं यहाँ की। और कौन सी है? कुरनूल। ठीक है, तो 3 राजधानियां हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। मिजोरम की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। सही आंसर क्या हो गया? तो ए ऑप्शन सही हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा मंत्री कौन थे? देखिएगा, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था, जब कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन के बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें कांग्रेस को कितनी, जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208 सीटें। ठीक है, जिनमें से प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। तब आप लोग बताइएगा कि उस समय रक्षा मंत्री कौन बने थे? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? तो बलदेव सिंह को। किसको? बलदेव सिंह जी जो थे, सरदार बलदेव सिंह, इनको रक्षा मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? लियाकत अली और जगजीवन राम, सभी का मंत्रालय बताइएगा। तो देखिएगा, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। ठीक है, ये कौन थे? जॉन मथाई थे। लियाकत अली कौन थे? तो वित्त मंत्री थे। और जगजीवन राम कौन थे? तो श्रम मंत्री थे। कौन थे भैया?
श्रम मंत्री थे। अब आप लोग बता दीजिएगा जल्दी से कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी। जब इस चुनाव में हुआ था तो मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली थी? तो कितनी मिली थी? 73 सीट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, कितनी महिला सदस्य चुनी गई थी? 15। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कोरात पठार किस देश में स्थित है? अमेरिका, मैक्सिको, थाईलैंड या पाकिस्तान? जल्दी से बताइएगा कि कोरात पठार किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में। ठीक है, कहाँ स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। अमेरिका में कौन सा पठार है? तो ओजार्क पठार है। कौन सा है? ओजार्क पठार है। यहीं पर कोलंबिया का पठार है। कौन सा है? कोलंबिया का पठार है। मैक्सिको के अंदर कौन सा पठार है? तो चियापास पठार है। कौन सा पठार है भैया? तो चियापास पठार है। और पाकिस्तान में भी एक पठार है जिसका नाम क्या है? तो पोतवार पठार है। कौन सा है? पोतवार पठार है। अब देखिएगा, थाईलैंड को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और थाईलैंड की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। अच्छा, पामीर का पठार जिसको क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। और यह कहाँ पर स्थित है? तो तिब्बत के अंदर है। कहाँ पर है? तिब्बत में है। ठीक है, पामीर का पठार जिसको क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। पाकिस्तान को भैया क्या कहा जाता है? तो नहरों का देश। क्या कहा जाता है पाकिस्तान को? नहरों का देश, आम का देश, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठा प्रश्न है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 214? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? और बाकी भैया वीडियो पसंद आ रही है तो जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। और कोशिश ये भी करिएगा कि अगर आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स वगैरह हों तो उनमें वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नया व्यक्ति है तो उनसे भी निवेदन है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो एक बार आप लोग जो वो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको दबा दीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप @सिलेक्शन मेंटर नाम के भी सर्च करेंगे तब भी चैनल आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 214 इसमें क्या है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना। किसकी? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किससे होगी? अनुच्छेद 124 से, स्थापना व गठन। अनुच्छेद 244 में क्या है? जल्दी से बताइएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है। अनुच्छेद 213 में क्या है? तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? बताइएगा आप लोग।
राष्ट्रपति ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो अनुच्छेद 123 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 214 के तहत क्या होगा कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि सूर्य उगते व डूबते समय, ठीक है, सूर्य उगते व डूबते समय किस कारण लाल दिखाई देता है, बताइएगा। सूर्य उगते व डूबते समय किस कारण लाल दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्र का पानी, समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ना तो भी किसके कारण होगा? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि साबुन के बुलबुलों का रंगीन होना, ठीक है, साबुन के बुलबुले जब आप लोग देखते होंगे तो वो रंगीन दिखाई पड़ते होंगे, तो वो किसके कारण होते हैं? तो व्यतिकरण के कारण, ठीक है। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। जैसे आपने कभी कांच देखी होगी, टूटा हुआ कांच जो है, जब उस पर किसका, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह कैसा होता है? अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, मतलब इंद्रधनुष के टाइप में रंग में कई सारे रंग जो होता है वो रंगीन हो जाता है, तो भी किसके कारण होता है? व्यतिकरण के कारण, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, शाहजहां, नादिर शाह या औरंगजेब? बताइएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 8वें प्रश्न का? तो देखिएगा, सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, और इसको क्या कहा जाता था? रंगीला। क्या कहा जाता था? रंगीला कहा जाता था इसको। इनको क्या था? महिलाओं और नशे वशे में चूर रहते थे ये, तो इसलिए रंगीला थे। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन, इसको क्या कहा जाता था? तख्त ए ताऊस। क्या कहा जाता था? तख्त ए ताऊस कहा जाता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और इसके याद रखिएगा कि कलाकार कौन था, मतलब इसको किसने बनाया था, निर्माणकर्ता कौन था? तो जो इसके कलाकार थे जिन्होंने इसको बनाया था, उनका नाम था बेबादल खां। किसको? मयूर सिंहासन को, ठीक है। तो मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? बेबादल खां ने। और उस समय राजा कौन था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। जो नादिर शाह था वो मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया था, कहाँ पर? लूट कर ले गया था। मोहम्मद शाह रंगीला के समय आया था इसने, यह एक ईरानी आक्रमणकारी था और यह अपने साथ ईरान लेकर चला गया। और नादिर शाह को क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और औरंगजेब कौन थे, बताइएगा। तो देखिएगा, औरंगजेब कौन सा यंत्र बजाता था? तो यह बीड़ा बजाता था, ठीक है। बहुत खतरनाक टाइप का शासक था। इसने भी कुछ बनवाया था, तो इसने क्या बनवाया था? रानी का मकबरा। कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में, जो कि किसकी? ताजमहल की नकल। किसकी? ताजमहल की फूहड़ नकल, ठीक है, फूहड़ नकल। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। शाहजहां के काल को क्या कहा जाता है?
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? बताइएगा। खसरा, हर्पीज, रेबीज या टाइफाइड? तो कौन सा रोग जो है वह विषाणु से नहीं फैलता है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, टाइफाइड नहीं फैलता है। टाइफाइड किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। और इसके जीवाणु का क्या नाम है? अगर इसके जीवाणु का नाम पता हो आप लोग तो बताइएगा। बाकी खसरा, हर्पीज और रेबीज तीनों किससे फैलते हैं? तो विषाणुओं से फैलते हैं। तो देखिएगा, टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। खसरा किससे होता है? तो वायरस से होता है। और इसके वायरस का क्या नाम है? तो पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। हर्पीज जो होता है ये बच्चों में रोग होता है। और किस वायरस से होता है? तो हर्पीज वायरस से होता है, ठीक है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से, ठीक है। और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हाइड्रोफोबिया, क्योंकि इससे क्या होता है, व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा आप लोग। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइएगा कि रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है। तो रेबीज मुक्त राज्य कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? गोवा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। गोवा में क्या बना है? जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है अभी। क्या बनाया गया है? जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है। यहीं पर क्या बनाया गया है? तो शराब संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा बस, अच्छा दूसरी चीज़, जीवाणु से और कौन सा रोग होता है? तो हैजा, ठीक है। ये भी जीवाणु से फैलता है। और इसके जीवाणु का क्या नाम है? जल्दी से बता दीजिएगा। हैजा के जीवाणु का नाम? तो विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, जीवाणु, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग सभी लोग एक बार। डी ऑप्शन सही है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दसवां प्रश्न है कि घरों में चूना पोतने में तथा मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का, कैल्शियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछ लिया जाएगा और इसका प्रयोग किस में होता है? इन दोनों में तो होता ही है। जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है ना, विरंजक चूर्ण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? तो साबुन बनाने में। किस में? साबुन बनाने में। और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ठीक है। और साथ में ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका प्रयोग हम लोग औषधि बनाने में करते हैं, दवाइयाँ बनाने में, ठीक है, औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 10वें प्रश्न का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? हेमा मालिनी, नरगिस दत्त, देविका रानी चौधरी या आशा पारेख?
बताइएगा। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया। ठीक है, किसको? तो आशा पारिक जी को। ठीक है, किसको दिया गया? आशा पारिक जी को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो देविका रानी चौधरी को दिया गया था। नरगिस दत्त जो है तो यह राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर तो आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा भैया, जितने लोग भी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साहब लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई? भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या बोकारो इस्पात संयंत्र? बताइएगा। तो देखिएगा, पहली बात तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। देखिएगा, भिलाई जो रूस इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसने 1959 में काम करना शुरू किया गया था। और यह किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। और कहाँ? छत्तीसगढ़ में है ये। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना 1959 में। ठीक है, कहाँ पर? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। और किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना 1956 में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना 1964 में हुई। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। तत्कालीन बिहार, वर्तमान में झारखंड में है ये। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई और यह कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इनकी स्थापना सेकेंड पंचवर्षीय योजना में हुई और बोकारो की थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? यमन, ब्राज़ील, भारत, ताइवान? बताइएगा कि विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? सही आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो सही आंसर तो हो जाएगा आप लोगों का ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, चाय में किसकी मात्रा होती है? जल्दी से बताइएगा। कैफीन किसकी मात्रा होती है? कैफीन की मात्रा होती है एवं टेनिन की प्रचुरता होती है। ये दो मादक पदार्थ टाइप में पाए जाते हैं, कैफीन और टेनिन। ठीक है, भारत में जो सर्वोत्तम चाय पैदा होती है वो कहाँ होती है? तो दार्जिलिंग में। कहाँ पर होती है? तो दार्जिलिंग के अंदर होती है भारत में सबसे अच्छी चाय। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? तो कॉफ़ी की। किसकी? कॉफ़ी की। ठीक है, और यहाँ पर ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? तो फजेंडा कहते हैं। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, यमन में सबसे अच्छी कहवा उगाई जाती है जिसका नाम क्या है? मोचा। यमन में कौन सा कहवा उगाया जाता है? तो मोचा कहवा उगाया जाता है। अच्छा, कहवा की सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? से अच्छी किस्म, कहवा की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? जल्दी से बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखिएगा, यमन में कौन सी? मोचा कहवा। ब्राज़ील में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पैदा होती है, मतलब कहवा वही। और यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फजेंडा कहा जाता है। अरेबिका। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरेबिका। ठीक है,
सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बाकी इस प्रश्न का सही आंसर तो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। बताइएगा कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। तो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर के अंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में ही कौन सा है? एक और है केबुल लामझाओ। कौन सा है? केबुल लामझाओ पार्क है। और किस पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। और कहाँ? लोकटक झील के अंदर। असम में तो कई सारे हैं, बताइएगा। रायमोना है, काजीरंगा है, देहिंग पटकई है। कौन सा है? देहिंग पटकई है। यहीं पर ओरंग है, नामेरी है। ठीक है, बाकी आप लोग याद रखिएगा। उड़ीसा में कौन सा है? तो उड़ीसा में भैया सिमलीपाल है। कौन सा है? सिमलीपाल है। भीतरकनिका है। तो ये भी कहाँ पर है? तो उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा में कौन सी झील है? तो भैया चिल्का झील है। ये भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो मैंने कल ही बताया था, यहाँ पर एक पिन वैली है। कौन सा है? पिन वैली है। ठीक है, यहाँ पर खीरगंगा है। कौन सा है? खीरगंगा है। और खीरगंगा इसके साथ में यहाँ पर और कौन सा है? तो सिंबल बारा है। सिंबल बारा नेशनल पार्क है। ठीक है, सारे नोट कर लीजिएगा। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है? तो रेणुका झील है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पिन वैली है। सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? बताइएगा। आर्यभट्ट है, कार्टोसैट प्रथम है, एप्पल है, या भास्कर प्रथम है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो देखिएगा, आर्यभट्ट जो है तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम क्या है? उपग्रह है। और इसको कहाँ से चलाया गया था? तो रूस से। ठीक है, रूस की सहायता से। और रूस की एक मुझे जगह का नाम नहीं याद रह गया है, तो वहाँ से इसको छोड़ा गया था। कार्टोसैट प्रथम जो था, या देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। ठीक है, सारे नोट कर लेना आप लोग। एक साथ में कई सारे प्रश्न मिल रहे हैं, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। हम आपको एक ही जगह पर पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा था एप्पल। तो देखिएगा, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल था। ठीक है, कौन सा था? एप्पल था। और इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 19 जून 1981 को। कब? 19 जून 1981 को। और कहाँ से? तो फ्रेंच गुआना से। किसकी सहायता से? किस अंतरिक्ष एजेंसी की? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से। और जो हमारा भास्कर प्रथम था, और देखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से फ्रेंच गुआना में एरियन 4 सेट। ठीक है, एरियन 4 से इसको लॉन्च किया गया था। बाकी भास्कर प्रथम जो है, इसको रूस की सहायता से कब? 1 जून 1979 में इसको छोड़ा गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी सही आंसर तो एप्पल हो जाएगा। बाकी देश का पहला मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? तो कार्टोसैट प्रथम है। पहला स्वदेश तकनीक से निर्मित कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। और भास्कर प्रथम जो था वो रूस से।
और शायद भास्कर द्वितीय जो था वो पहली बार आंध्र प्रदेश में, मतलब पहली बार कोई भारतीय भूमि से अगर कोई उपग्रह छोड़ा गया था तो वो भास्कर द्वितीय था। ठीक है, बाकी देखिएगा ये भी रूस की सहायता से रूस के ही जगह पर छोड़ा गया था। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। प्रश्न सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे। ठीक है, तो देखिएगा पहली बात तो बताइएगा पैरा ओलंपिक 2020 हुआ कहाँ था, तो जापान में हुआ था। और जापान में भी कहाँ पर, तो जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टेकचंद। कौन थे, टेकचंद थे। अच्छा, यह किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। किससे हैं, भाला फेंक से संबंधित है। अवनी लेखरा जो थी वह कब थी, तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। कौन थी, समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। और यह किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो निशानेबाजी, शूटिंग से। और शूटिंग में इनको क्या मिला है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी कौन है, तो अवनी लेखरा है। प्रमोद भगत जी ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और यह किस खेल से संबंधित है, जरा आप लोग बताइएगा। और सुमित अंतल जी ने भी स्वर्ण पदक जीता है। यह किस खेल से संबंधित है, यह भी आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा प्रमोद भगत जी जो हैं यह किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। और सुमित अंतिल जी जो हैं यह किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो से, वही भाला फेंक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बाकी देखिएगा किसने कितने पदक जीते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 7वां प्रश्न है कि दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थी। प्रतिमा पुरी, बुला चौधरी, स्नेहलता श्रीवास्तव या राधाबाई शुभारायन। देखिएगा बढ़िया बढ़िया प्रश्न ढूंढ के ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी एक दायित्व है कि वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक। तो दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला कौन थी, सही आंसर क्या होना चाहिए, तो प्रतिमा पुरी। कौन हो जाएंगी, प्रतिमा पुरी। बुला चौधरी जी कौन थी, तो 7 प्रमुख सागर, 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला, पार करने वाली प्रथम महिला। ठीक है, महिला। स्नेहलता श्रीवास्तव, तो ये कौन थी, तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव, लोकसभा की पहली महिला महासचिव। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राधाबाई शुभारायन कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला सांसद, भारत की प्रथम महिला सांसद। अब एक बार आप लोग बता दीजिएगा भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 17 अप्रैल, 11 दिसंबर या 1 दिसंबर। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया, विश्व मधुमेह दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, तो सही आंसर तो बी हो जाएगा। 11 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता संबंधित है। बताइएगा लड़ाकू विमान की खरीद से,
पनडुब्बी निर्माण से, ड्रोन्स के वेपनाइज करने से, जलपोत निर्माण से। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा भारत ने इस समय मिशन स्टार्ट किया है मेक इन इंडिया। तो देखिएगा मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है, क्या किया जाएगा, भारत में ड्रोन्स क्या किए जाएंगे, वेपनाइज। तो ड्रोन वेपनाइज करने से संबंधित है, और यहाँ हम किसके सहयोग से कर रहे हैं, तो इजराइल के, क्योंकि इजराइल तकनीक पर हम लोग ये ड्रोन वगैरह जो है बना रहे हैं, क्योंकि इजराइल से हमने अभी क्या लिए थे, तो हैरान ड्रोन लिए थे। तो इसी तकनीकी पर आधारित जो है यह मिशन है, जो कि किसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट चीता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस संबंधित है माओवादियों के खिलाफ अभियान से, समुद्री डकैतों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के विरुद्ध, या चीन से सुरक्षा के लिए। बताइएगा जल्दी से कि ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है। सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा कि माओवादियों के खिलाफ अभियान से। किससे हो जाएगा, माओवादियों के खिलाफ अभियान से। और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो सीआरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब आप लोग बता दीजिएगा कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं, जल्दी से बताइएगा सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कुलदीप सिंह। कौन हो जाएंगे, कुलदीप सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये थे हमारे आज के टॉप 20 प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @selection mentor और R 2 बार कर दीजिएगा आप लोग लास्ट में। ठीक है, R जो है सिलेक्शन मेंटर में @selection mentor लिखिएगा आप लोग, और बीच में स्पेस नहीं देना है, और लास्ट में R 2 बार कर दीजिएगा। आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, उससे आप लोग जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विद आंसर। बाकी आप सभी से भैया निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।